नमस्कार मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों और हार्दिक अभिवादन अभिनंदन मेरे YouTube चैनल हिंदी निकेतन में। और मैं आपकी अध्यापिका रेनू और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी NCERT मल्हार की कविता पहली बूंद। कविता का संपूर्ण हल देने जा रही हूँ आपको। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कविता का व्याख्या, विश्लेषण, अलंकार और साथ साथ में उसका सारांश और उसके का केंद्रीय भाव आपको मैं प्रदान कर चुकी हूँ। ओके, आइए अब हम करते हैं कविता का संपूर्ण हल। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर कौन सा है सबके सामने आपने स्टार बनाना है। ठीक है। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल, बूंद, अंकुर या पावस? क्वेश्चन नंबर 2 है, नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। काली पुतली है बारिश की बूंदें, वृद्ध धरती, नगाड़ा या बादल? अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। आइए देखिए, मेरी सही उत्तर है नवजीवन की ले अंगड़ाई प्रयुक्त हुआ है अंकुर के लिए। काली पुतली सी ये जलधर, काली पुतली है बादल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जवाब इसलिए लिए हैं क्योंकि नवजीवन की जो अंगड़ाई लेता है, नए नए जीवन से जो निकलता है वो होता है अंकुर। अंकुर का मतलब होता है जब एक जो है वो पौधा बनने के लिए तैयार होता है। ठीक है, और काली पुतली जो है बादलों के लिए आया, पीले नयनों सा ये अंबर, क्योंकि पूरे आसमान को जो है नीले नयनों सा आंखें कहा गया है, तो उसकी जो पुतलियां हैं वो है बादल। ठीक है, आइए इसका ये जवाब है कि हमने इसी का उत्तर ये क्यों लिया है। मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर मतलब सीधी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए, इनका मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, तो ये है उड़ता सागर है बादल। ठीक है, बजा नगाड़े जाग रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, तो यहाँ पर बजा नगाड़े जाग रहे हैं, बजा नगाड़े पर है, तो इसका सही आंसर है नगाड़े बजाने का मतलब है मेघ की गर्जना, बादलों की गड़गड़ाहट। फिर आइए, नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। नीले नयन क्या है यहाँ पर? नीले नयन है यहाँ पर आकाश। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई, तो यहाँ पर रोमावली क्या चीज़ है? रोमावली है हरी दूब, हरे रंग की घास। आइए पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाइए। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और विचार कीजिए आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए। साझा करने का मतलब होता है शेयर करना, और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, पहला है आसमान में उड़ता सागर, उड़ता सागर है बादल, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, और बिजलियां जब चमकती हैं तो ऐसा लगता है सोने के पंख लग गए हैं बादलों के। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। और दूसरा है नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। आइए इनको जो है ना हम एक्सप्लेन करते हैं। आसमान में उड़ता सागर, इन पंक्तियों में कवि ने बादलों को समुद्र का जल बताया है जो बिजली के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ठीक है, बादलों में जैसी बिजलियां चमकती हैं ऐसा लगता है जैसे बादलों के सोने के पंख निकल आए हैं। बादलों की गर्जना, बादलों की गड़गड़ाहट नगाड़ों जैसी लगती है। नगाड़ा क्या होता है? नगाड़ा आपको चित्र में दिखा रही हूँ। नगाड़ा जो है एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, बहुत बड़ा सा ढोल होता है जिसे बड़ी बड़ी डंडियों से पीटा जाता है। गर्जना नगाड़ों जैसी लगती है और धरती में नया उत्साह भर रही है। अगला है नीले नीले नयनों सा ये अंबर। इन पंक्तियों में आकाश को नीली आँखों
और बादलों को काली पुतलियों के समान बताया गया है। बादल वर्षा करके धरती की प्यास बुझाते हैं। आइए अगला ये सोच विचार। ऊपर पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सोच विचार का, उसके बाद करते हैं। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। हर्ष का मतलब होता है खुशी। जब बारिश की पहली बूंद मिलती है तो धरती कैसे अपनी खुशी को जाहिर करती है, दिखाती है। कविता में आकाश और बादलों को किसके समान बताया गया है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर हम आंसर करते हैं। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष, खुशी कैसे प्रकट होता है। पहली वर्षा की बूंद गिरते ही धरती पर हरियाली फैल जाती है। सभी चीज़ें हरी हो जाती हैं। सभी चीज़ों का मतलब हरी होने का मतलब नहीं है पेड़ों पर, पौधों पर फल फूल निकल आते हैं, हरी हरी पत्तियाँ निकल आती हैं, अंकुर फूट पड़ते हैं और हरी दूब, हरी घास मुस्कुराने लगती है, लहलहाने लगती है। इससे धरती का आनंद प्रकट होता है। अगला आइए नंबर 2। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है। आकाश को नीले नयनों और बादलों को काली पुतलियों के समान बताया गया है। अगला आइए नेक्स्ट आ जाइए कविता की रचना। देखिए आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है। आकाश में समुद्र तो नहीं उड़ सकता ना, है ना। लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। आइए देखिए, कविता में कवि ने कल्पना और मानवीकरण का सुंदर प्रयोग किया है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस कविता के अंदर बहुत सारे, ज़्यादातर मानवीकरण क्या होता है, जहाँ पर वृक्ष, पेड़, पौधे, जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जब वो मनुष्य की तरह व्यवहार करती हैं तो उन्हें मानवीकरण कहते हैं। जैसे आसमान में उड़ता सागर, उड़ना क्या काम है, उड़ने का काम पक्षियों का है या ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, तो वो आसमान में सागर नेचुरल चीज़ है और वो उड़ रहा है, तो ये एक क्या है, यहाँ पर कल्पना है कवि की। धरती के सूखे अधर ओंठ किसके होते हैं, ह्यूमन बीइंग के, तो यहाँ पर धरती के होंठ बताए गए हैं तो इसलिए ये मानवीकरण है। हरी धूप पुलकी मुस्काई, हरे रंग की घास खुश हो रही है और मुस्कुरा रही है। मुस्कुराना किसका काम है, मनुष्य का काम, तो ये भी मानवीकरण। इससे कविता अत्यंत सुंदर और आनंददायक बन गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक। ठीक है, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है, कि बीज होती है उसमें से छोटी सी टहनी बाहर आती है, फिर पत्तियां लगती हैं। ठीक है, तो उसे अंकुर कहते हैं, पौधे का अंकुरण कहते हैं। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालने का मतलब होता है किसी में लड़ाई करा देना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। आइए यहाँ पे आ जाइए। फूट शब्द के विभिन्न अर्थ वाले वाक्य, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और शासन करो या राज करो। तेज आवाज से घड़ा फूट गया, बारिश होते ही धरती से अंकुर फूट पड़े, उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। ठीक है, फूट शब्द का अलग अलग प्रयोग हो गया। अब आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए, आ जाइए, नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और जवाब ऊपर आ गया है। देखिए,
नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला, जल को वहन करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, ठीक है। बादलों के अंदर भी पानी होता है और समुद्र के अंदर भी, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। आइए इसका जवाब ना ऊपर आ गया। जलधर जल धारण करने वाले, गिरिधर पर्वत धारण करने वाले, चक्रधर चक्र धारण करने वाले, धनुर्धर धनुष धारण करने वाले, गदाधर गदा धारण करने वाले, ठीक है। अब आइए शब्द पहेली। नीचे दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। देखिए, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, आँख के लिए एक अन्य शब्द, जल को धारण करने वाला, एक प्रकार की घास, आंसू का समानार्थी, आसमान का समानार्थी, ठीक है। आइए पहले सबसे पहले एक प्रकार का यंत्र है, उसमें से आप ढूंढ सकते हैं नगाड़ा। आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे मैं पेन उठाती हूँ, ये देखिए ये रहा, ये है नगाड़ा शब्द, ठीक है, ठीक है बेटा। और आँख के लिए एक अलग शब्द, आँख के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका नयन, ठीक है। जल को धारण करने वाला जलधर, ठीक है। एक प्रकार की घास, एक प्रकार की घास अभी आपको बताती हूँ, दूब, ठीक है। फिर आंसू का समानार्थी अश्रु, फिर आसमान का समानार्थी, आसमान का समानार्थी क्या बनेगा, लाइए देख लेते हैं, इसके जवाब में देख लेते हैं, अंबर, ठीक है। अब आइए पाठ से आगे, आपकी बात, आपकी बात, पाठ से आगे आ जाइए, आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए, ठीक है। फिर दूसरा है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। देखिए आइए, बारिश के आने पर आपको कैसा लगता है। बारिश के आने पर मुझे बहुत आनंद का मतलब खुशी और ताजगी महसूस होती है। ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू मन को प्रसन्न कर देती है। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। मुझे वर्षा ऋतु सबसे अधिक प्रिय है। आप कोई भी ऋतु बता सकते हैं, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है या फिर बसंत है, आप कोई भी बता सकते हैं, लेकिन उसी के हिसाब से आपको तर्क देना पड़ेगा, ठीक है। मुझे वर्षा ऋतु सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इस समय प्रकृति हरी भरी हो जाती है और वातावरण सुहावना लगता है, ठीक है। वसंत के लिए भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। गर्मी के दिनों के लिए आपको अलग यूज़ करना पड़ेगा। मुझे गर्मी जो है वो सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसमें दिन बड़े होते हैं और घूमने फिरने के लिए बहुत समय होता है, साथ साथ ठंडी ठंडी चीज़ें और बहुत सारे रसदार फल खाने को मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, समाचार माध्यम से। आइए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है, ठीक है। मौसम के समाचार आते रहते हैं। देखिए ना आपने, कितनी गर्मी है, कितना तापमान बढ़ा, कितना घटा, कब बारिश होगी, कहाँ बारिश हो रही है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखी या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। देखिए, अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। आइए देखते हैं। आंखों देखा हाल, कल हमारे क्षेत्र में तेज बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया, लोग छाते लेकर निकल रहे थे, बच्चे बारिश में खेल रहे थे, पेड़ पौधे, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो कट गई हैं, मैं बता देती हूँ आपको। सड़कों पर पानी भर गया था, हाँ जी, सड़कों पर पानी भर गया था। और यहाँ पे आ जाएगा ये, पेन उठा लेते हैं हम अपना, भर गया था, लोग आ जाएगा यहाँ पर, इससे पहले जो है ना आ जाएगा लोग छाते लेकर बाहर आ रहे थे, बच्चे बारिश में खेल रहे थे, पेड़ पौधे, यहाँ पर पौधे आ जाएगा,
ठीक है, पौधे धुलकर हरे भरे दिखाई दे रहे थे। अब आ जाइए सृजन में, आ जाइए सृजन में देखिए आपको एक पौधा दिख रहा है, नाम देना भी सृजन है। यहाँ पर नाम देना है आपको, तो ये यहाँ पर ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। इसका नाम है प्रकृति की मुस्कान। देखिए किस तरीके से पौधा जो है वो निकल रहा है, फल फूल रहा है, तो इसे प्रकृति की मुस्कान कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर इन्हें भी जाने इन्हें भी जानते आइए। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। देखिए यहाँ पर नगाड़ा दिख रहा है ना, कितना बड़ा ढोल की तरह कोई चीज़ है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट करके बजाया जाता है, जैसे ढोलक, डमरू, नगाड़ा, डफली आदि। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़ों में भी बजाया जाता है, जिससे एक की ध्वनि पतली और दूसरे की मोटी। ठीक है, देख सकते हैं आप, दो हाथ में डंडियां हैं, एक जो है मोटी और एक पतली। एक से पतली आवाज़ आती है और दूसरी से मोटी आवाज़ आती है। ठीक है, आइए यहाँ पर खोजबीन पढ़ते हैं। आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा भी करें। आइए देखते हैं, जवाब देखते हैं। हमारे यहाँ उत्सवों में ढोलक, नगाड़ा, तबला, डमरू और शहनाई, यहाँ पर ये शब्द है शा दिया हुआ है, यह है शहनाई। ठीक है, शहनाई, ठीक है, बजाई जाती है। ये वाद्य यंत्र उत्सवों का आनंद बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए, आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंद ना केवल, एक मिनट पहले मैं निकाल देती हूँ उसे क्वेश्चन को। देखिए, बारिश की बूंद ना केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती है, राहत का मतलब आराम पहुंचाती है, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं। बहुरंगी का मतलब तो बहुत रंग की खूबसूरती आती है, और जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए, इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। ठीक है, इंद्रधनुष आपको यहाँ बनाना है और एक कविता मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इंद्रधनुष। सतरंगी मुस्कान, बारिश आई रंग सजाए, नीले गगन में धनुष बनाए, सात रंग जब मिलकर गाएं, धरती अंबर खुशी मनाए। ठीक है, अब आ जाइए, एक झरोखे से एक छोटी सी कविता दी हुई है अयोध्या सिंह हरिओध की। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, भाई बादलों ने पानी को अपने गोद में ले रखा है ना, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक कैसे बारिश आएगी। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, बादलों ने अपनी गोद में थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बादलों ने गोद में ले रखा है और पानी को, तभी थोड़ी देर के बाद एक बूंद बादलों में से निकल करके आगे आती है। सोचने फिर यही मन में लगी, और मन में क्या सोचने लगी, क्यों घर छोड़ कर मैं यूँ आगे बढ़ी, कि मैं तो बादलों की गोद में बड़े आराम से और बहुत ही प्यार से बादलों की गोद में लेटी हुई थी। मैं अपना घर छोड़कर क्यों आगे बढ़ी, अब अपना घर छोड़कर मैं तो नदी या समुद्र के अंदर मिल जाऊंगी, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब आइए, इसमें ना अलंकार भी है। बादलों की गोद जो है वो है मानवीकरण अलंकार, क्योंकि बादल जो है प्राकृतिक चीज़ हैं और उनकी गोद जो है मनुष्य की तरह होती है। मानवीकरण, ठीक है। अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, बूंद मानवीकृत है। सोचने फिर, ये देखिए फिर यहाँ पर है पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश, जब एक शब्द बार बार आता है। ठीक है, और बाकी बूंद और बादल जो हैं वो मानवीकृत हैं। ठीक है, यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ ऑल माई हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करना है। मेरा चैनल न्यू है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।